जय माता दी। Hi kids. Hello everyone. Welcome to the class. Good morning, good morning, good morning. Oh, thank you पायल बेटा. Good morning. चले बच्चों, तो आज एवोल्यूशन पार्ट 2 पे हम हैं, जिसके अंदर आज हम एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन करेंगे. आज क्या करेंगे हम? यस, एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन वो करेंगे. मैम वो 5 क्वेश्चन नहीं हुए? अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ जेनेटिक्स वाले ना, सही कह रहे हो. 3D मैं गॉसिप करने में बिजी हो गई थी ना अपनी मम्मी और अपनी सिस्टर के साथ, इसलिए मैं भूल गई. देखो 3D वाला स्टेप. यस, रुको, बच्चों को याद रहता है इन सबको सब कुछ. ओके, ये कनेक्ट नहीं करेगा ऐसे. इसका पासवर्ड लाती हूँ, रुको मैं. ये करेगा नहीं जब तक मैं इसे VPN से एक्टिवेट नहीं करूंगी. कनेक्ट, इसका पासवर्ड देखना पड़ेगा मुझे. User authentication failed. चालू हो गया. 579473 सच में नालायक. 573 579 473 चल गया. एवोल्यूशन, ओरिजिन ऑफ लाइफ. चलो देख लो. In this experiential module, let's visualize and learn about the origin of life. In 1953, Stanley L. Miller conducted an experiment to simulate the conditions of early Earth in order to test the hypothesis of abiogenesis, the idea that life could have originated from non-living matter. Explore the experimental setup here. Now click on the highlighting next button to proceed. तो बच्चों ये क्या बताना चाह रही है? ये बताना चाह रही है कि दिस इज अ सेटअप. ये सेटअप किसका है? कल हमने किया था. नाउ यू कैन रिवाइज द एंटायर टॉपिक. तो यहाँ पे हम प्रूव करना चाहते हैं ओपरेन एंड हेल्डन की वो बात कि लाइफ ओरिजिनेट्स फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर या इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स लाइक नाइट्रोजन, पोटेशियम, सल्फर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन. बट इस बात को एक्सपेरिमेंटली किसने प्रूव किया था? यूरे एंड मिलर ने. यही चीज अब हम यहाँ पे देख रहे हैं. ठीक है, चले. The apparatus was a closed system consisting of glass flasks connected by tubes. It was designed to replicate the atmosphere and environmental conditions of early Earth. This setup allowed the mixture of gases and the energy sources to interact in a controlled environment, undisturbed by outside factors. Click on the highlighting next button to proceed. तो जैसे कि आप देख रहे हैं बच्चों, जैसे इसने एक बात बोली कि दिस सेटअप इज अ क्लोज सेटअप विच वाज रेप्लिकेटिंग द कंडीशंस विच वर प्रेजेंट ऑन प्रिमिटिव अर्थ. सो दिस रेप्लिकेशन ऑफ कंडीशन इज कॉल्ड एज सिमुलेशन.
क्या कहते हैं उसको, सिमुलेशन। इसलिए इस एक्सपेरिमेंट का नाम सिमुलेशन एक्सपेरिमेंट भी है, बिकॉज यहाँ पे हम क्लोज एनवायरमेंट में वो कंडीशंस मेंटेन कर रहे हैं जो प्रिमिटिव अर्थ पे थी, जैसे ऑक्सीजन ना होना, जैसे थंडरिंग होना, जैसे मिक्सचर ऑफ गैसेस होना, ठीक है, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर होना, वाटर वेपर्स होना, ठीक है। Note that the lower flask containing water has boiled to mimic the evaporation of water from early oceans, adding water vapor to the system. The water would then cool and condense in another part of the apparatus, simulating rainfall and continuously cycle through the system. This is a spark chamber, gas chamber. यहाँ स्पार्क भी हो रहा है, लाइटनिंग भी हो रही है, और यहाँ पे मिक्सचर ऑफ गैसेस भी है, जैसे आपकी अमोनिया, हाइड्रोजन एंड मीथेन। ये आपका कंडेंसर है और ये आपका सैंपलिंग पोर्ट है, जहां पे 18वें दिन आपको आग देखने को मिला था, एस्पार्टिक एसिड, एलेनिन एंड ग्लाइसिन, ठीक है। जो स्पार्क हुआ था वो 75,000 वोल्ट पे हुआ था, और इस सिस्टम का जो टेम्परेचर मेंटेन किया गया वो 800 डिग्री सेल्सियस मेंटेन किया गया, ठीक है। Click on the highlighting net. Miller introduced an electric discharge to simulate lightning along with heat to mimic volcanic activity. Click on the highlighting next button to observe the molecules interacting in the system. Methane, ammonia, water vapor, hydrogen. Was crucial for powering chemical reactions among the molecules believed to be present in Earth's early atmosphere. After several days of exposing the gas mixture to these energy sources, Miller observed the formation of organic molecules, including amino acids, which are the building blocks of proteins and essential for life. तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने 18वें दिन, ठीक है। मैम ये क्या हो रहा है, ये रिएक्शंस हो रहे हैं बेटा हाई एनर्जी में और हाई हीट एनवायरनमेंट में, ठीक है। Visualize the formation of complex organic molecules here. ये देखो रिएक्शंस हो रहे हैं, क्योंकि हीट में क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी मॉलिक्यूल्स की, उतनी जल्दी वो कोलाइड करेंगे। जितना आपस में कोलाइड करेंगे उतने ज्यादा चांसेस है कि नई बॉन्ड्स और नए मॉलिक्यूल्स बनेंगे, ठीक है। Click on the Miller identified amino acids such as glycine, alanine, and aspartic acid among the molecules produced in the experiment. ये तीनों के नाम आपको याद होने चाहिए, दो इट्स नॉट रिटन इन एनसीईआरटी. As it showed that simple molecule, later variations and follow-up studies have shown that लेटर fatty फैट्स acid भी बने, precursors, लिपिड्स भी which are बनाए key components of सिमिलर cell एक्सपेरिमेंट्स में, can form under similar ठीक है। conditions. Click on the back button to get back to the previous screen, or click on the highlighting next button to proceed. ठीक है। सिमिलर एक्सपेरिमेंट्स में फैट्स भी बने, बट ओरिजिनल यूरे एंड मिलर के एक्सपेरिमेंट में अमीनो एसिड्स बने थे। Simple sugars or carbohydrates were also formed in some of the follow-up experiments. Sugars like ribose are essential for nucleic acids such as RNA and DNA. Nitrogenous bases such as adenine were found in follow-up experiments, showing the possibility of the formation of genetic material precursors under early Earth conditions. पूरा ही एग्जिट हो गया क्या, हे भगवान। चलो वापस खोलते हैं। तो बच्चों ये था पूरा, जैसे मैंने समझाया था ऑलमोस्ट सेम वैसे ही सेटअप है। मैंने वैक्यूम वगैरह दो तीन चीजों के और आपको चीजें बताई थी कि वैक्यूम क्यों है क्यों नहीं है, ठीक है। क्या था भाई, 579473। अब इसमें बच्चे कह रहे हैं कि मैम एक दो और मॉड्यूल्स है जो इन्हें देखने का मन है। ओरिजिन ऑफ लाइफ, एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन, देख लो। आज मुझे यही टॉपिक कराना है। आज की जो हेडिंग में डालने वाली थी वो एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन ही था। ओरिजिन ऑफ लाइफ, ओरिजिन ऑफ अर्थ हम ओरिजिन समझ चुके हैं, अब सबूत मांगते हैं दुनिया। आज हम सबूत ही देखने वाले थे, तो कोई ना, आप ये देख लीजिए, उसके बाद लिखवा दूंगी मैं। मैम अर्थ फॉर्मेशन नहीं बेटा, नहीं है, वरना तो मैं दिखाई देती ना। मोनू को चाहिए कि बिल्कुल बढ़िया वीएफएक्स वाली मूवी आ जाए अर्थ फॉर्मेशन की, धूम टक तम तुम धूम 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 धूम। यस, वो चाहते हैं कि बिल्कुल जबरदस्त मूवी होनी चाहिए। वीएफएक्स की मूवी चाहिए उसे, एडिटिंग के साथ। ओह माय गॉड। चलो चलो चलो, सीटी बजाओ।
ए चलती है क्या 9 से 12? चलो 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 अब ये स्टार्ट हो रहा है. In this experiential module, let's visualize and learn about the evidence for evolution. Divergent evolution illustrates how species evolve in different directions from a shared origin, driven by environmental factors and natural selection. Homologous structures often serve as evidence of this process, highlighting both the shared ancestry and the evolutionary paths taken by different species. Let's see the first example of homologous structure. See the bougainvillea plant here. Click on the highlighting box to proceed. बच्चों देखो, ये जब तक मैं नहीं समझाऊंगी आपको ये सब टर्म समझ नहीं आएंगे, बट फिर भी देखने का मन है. देख लो, एक्सिलरी बड दिखा रहा है ये. The thorns in bougainvillea serve as a classic example of homologous structure, providing evidence for divergent evolution. In bougainvillea, the thorns are modified stems that provide protection. The primary function of these thorns is to prevent herbivores from eating the plant. By deterring animals, the plant increases its chances of survival and reproduction in its environment. Click on the highlighting next button to visualize another example. क्यूकरबिटेसी, cucurbita plant. Click on the highlighting box to proceed. यहाँ पे टेंड्रिल्स बना लेती है एक्सिलरी बड्स. Cucurbita tendrils are also modified stems, but their function is very different. Instead of providing protection, tendrils help the plant climb and gain support by curling around nearby structures. Note that both thorns and tendrils evolved from stem structures in the plants. Although they serve different functions, they are homologous because they have a common evolutionary origin. चलो Now भाई, click on the highlighting. अब हाईलाइटिंग छोड़ो, पहले मैं पढ़ाऊंगी इसको, ठीक है. एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन. एविडेंसेस स्टार्ट करें. So this is the second part of the chapter where we are going to deal with evidences of evolution. The first part of the chapter is your origin of everything, life, earth, universe, galaxy. ठीक है. The second part of the chapter is evidences of evolution. The third part of the chapter is organic evolution, जहाँ हम सारी theories पढ़ेंगे. लेमार्क, डार्विन, माल्थस, डिवरीज, हार्डी-विनबर्ग, neo-Darwinism. ठीक है. And the fourth part of the chapter is where we are going to deal with the evolution of dinosaur, evolution of plants, evolution of animals, evolution of humans. ठीक है. तो 4 तरीके से ये चैप्टर चलता है. आज हम सेकंड पार्ट ऑफ द चैप्टर पे चल रहे हैं, दैट इज एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन. चलिए बच्चों, आज की क्लास लंबी होगी थोड़ी सी, बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है. एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन. एनसीईआरटी ने चैप्टर को बहुत कंफ्यूजिंग वे में लिखा हुआ है, इसलिए बच्चों को इस चैप्टर को समझने और पढ़ने में दिक्कत आती है. अगर आप इसे बिल्कुल ऐसे ब्लॉक वाइज पढ़ो तो अच्छा लगता है. ठीक है. यस, ओके. तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हमारा क्या है एविडेंस में? फॉसिल्स. क्या है बच्चों? फॉसिल्स. फॉसिल्स को हम पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस भी कहते हैं. क्या कहते हैं? पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस. पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस, फॉसिल्स. तो फॉसिल्स आपने बहुत बार सुने होंगे बच्चों, बहुत तरह के फॉसिल आपने सुने होंगे. लिविंग फॉसिल्स भी सुने होंगे आपने, जिन्होंने बदलना जरूरी ही नहीं समझा अपने आप को. इन्होंने समझा कि नहीं, जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, हम वक्त के साथ अपने आप को नहीं बदलेंगे. लिविंग फॉसिल का एग्जांपल क्या है? जैसे आपका लिमुलस. तो फॉसिल में सबसे पहला एग्जांपल कौन सा आ जाता है? हमारे लिविंग फॉसिल्स आ जाते हैं. लिविंग फॉसिल्स, ठीक है. ये क्या है? जो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम दे डू नॉट वांट टू चेंज. इनमें किसी तरह की वेरिएशन नहीं आई, इसमें किसी तरह के अडेप्टेशन नहीं आए. जो ये पहले थे 100 साल पहले, आज भी वैसे है. इनमें एक छोटी उंगली का भी डिफरेंस नहीं आया. ठीक है. सो दीज फॉसिल्स डू नॉट शो वेरिएशंस ड्यूरिंग course of time. They remain as such. इसका एग्जाम्पल क्या बच्चों? इसका एग्जाम्पल है लिमुलस, which is also called as king crab. क्या कहते हैं इसे? किंग क्रैब.
ये तो हो गया लिविंग फॉसिल। अब आते हैं डेड फॉसिल्स पे, जो मर चुके हैं। तो फॉसिल होता क्या है? क्या होता है बच्चों? वर्ड ऑफ फॉसिल्स, अगर मैं जनरल डेफिनेशन आपसे मांगू कि बच्चों ये फॉसिल्स होते क्या हैं, एक बच्चा कहेगा मैम फॉसिल की घड़ी बहुत अच्छी होती है, एक कहेगा मैम फॉसिल तो कैसे भी हो सकते हैं, इम्प्रिंट्स भी हो सकते हैं, पॉटी भी हो सकती है किसी की, किसी के हाथ के निशान भी हो सकते हैं, किसी के पैर के निशान भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है फॉसिल, ठीक है। बट इसकी एक डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन, मेन डेफिनेशन क्या है? द हार्ड पार्ट रिमेन्स ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एज फॉसिल्स। क्या है फॉसिल की डेफिनेशन? द हार्ड पार्ट रिमेन्स ऑफ बॉडी is called fossil, is called fossil। ठीक है बच्चों, जो हार्ड पार्ट जैसे कि कंकाल मिल जाता है, अब आप देखते हैं कितने एनिमल्स के कंकाल आपको देखने को मिल जाते हैं, वो सब क्या है? फॉसिल्स ही तो हैं। जैसे डायनासोर, हमने थोड़ी डायनासोर देखा था क्या तुमने? अरे भाई मैं बात नहीं कर रही हूं तुम्हारी दूर की बुआ की, मैं असली के डायनासोर की बात कर रही हूँ। हमें क्या पता था डायनासोर ऐसे दिखते हैं? वो तो जब हम धरती को खोदने लगे, उसमें हमें उनके कंकाल मिलने लगे, तब हमने सोचा कि भाई इतने बड़े बड़े जानवर भी इस धरती पर रहते थे, ठीक है। उससे पहले हमें भी नहीं पता था। तो आखिर कहां मिलते हैं फॉसिल्स? वेयर डू यू फाइंड फॉसिल्स? अगर मुझे फॉसिल्स ढूंढने हैं तो मैं कहां जाऊंगी? ऐसे थोड़ी धरती पे बस घूम निकलूंगी, गर्लफ्रेंड थोड़ी ढूंढने जा रहे हैं, फॉसिल ढूंढने जा रहे हैं भाई। तो यहाँ पे स्पेशल टाइप ऑफ रॉक्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। कौन से रॉक्स होते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स। ये वो रॉक्स हैं जो परत बाय परत बनते हैं, ठीक है। सो देयर आर 3 टाइप ऑफ रॉक्स दैट यू फाइंड इन द नेचर। द फर्स्ट इज मेटामॉर्फिक, सेकेंड इज इग्नियस एंड द थर्ड इज सेडिमेंट्री, ठीक है। जो आपके इग्नियस होते हैं वो तो आपके लावा के कूल होने पर बनते हैं बड़े बड़े पहाड़, ठीक है। जो मेटामॉर्फिक रॉक्स होते हैं वो आपके क्या होते हैं? जो पूरे बड़े बड़े पहाड़ होते हैं रेतीले, ठीक है। और जो आपके तीसरे टाइप ऑफ रॉक है वो है सेडिमेंट्री रॉक्स, जिसमें हमें फॉसिल्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जैसे कि मान लीजिए ये एक रॉक है, मतलब कि हमने इस रॉक को यहाँ पे खोदने की कोशिश की, या हम खोदते जा रहे हैं। द ईच लेयर रिप्रेजेंट अ जियोलॉजिकल टाइम। क्या है बच्चों? ईच सेगमेंट रिप्रेजेंट्स अ जियोलॉजिकल टाइम, ठीक है। जैसे कि ये बड़े बड़े हैं तो ये एराज है, इसके भी छोटे छोटे अगर अंदर के हम देखें तो वो क्या हो जाएंगे? एपॉक्स हो जाएंगे, पीरियड्स हो जाएंगे, इस तरीके से। सो इन दीज रॉक्स ईच लेयर represents a different geological time, ठीक है बच्चों। अब जितना नीचे जाएंगे उतना ताजा वाला मिलेगा फॉसिल, या जितना ऊपर जाएंगे उतना ताजा फॉसिल मिलेगा। ये मान लीजिए ये मैंने ए लिख दिया, ये लिख दिया मैंने ए, इसको क्या हो गया? ये है ए और ये है बी। मैं आपसे कहूं बेटा ताजा ताजा फॉसिल ढूंढ के ला, तो आप क्या लेकर आएंगे? बी लेकर आएंगे मेरे सामने या ए लेकर आएंगे मेरे सामने? यस बच्चों। तो जितना ऊपर आप देखेंगे, ये मेरे बालों के कारण हो रहा है शायद, तो अभी बाल बंद कर लेते हैं। तो जितना ऊपर हम देखते हैं दीज आर अर्ली फॉसिल्स, ठीक है। जितने ऊपर है वो उतने ताजे फॉसिल्स है। जितना नीचे आप इसे खोदते जाएंगे उतने आपको ओल्ड फॉसिल्स देखने को मिलेंगे। तो जितना नीचे जा रहे हैं उतना ज्यादा पुराना फॉसिल आपको देखने को मिलेगा, जो इस धरती पे बहुत साल पहले रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। मोस्ट एक्यूरेट मेथड फॉर फॉसिल डेटिंग, यानी कि अगर मुझे इस फॉसिल की डेट निकालनी है, एज निकालनी है कि ये कब रहा होगा, तो सबसे एक्यूरेट मेथड कौन सा है? इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस मेथड। कौन सा है गधो? वो है हमारा मेथड इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस मेथड। ये काफी महंगा होता है,
बट सबसे एक्यूरेट मेथड होता है जो आपको सबसे ज्यादा अच्छा एस्टिमेट बताता है एज ऑफ फॉसिल के बारे में, ठीक है। बट मोस्टली यूज्ड जो मेथड यहाँ पे मोस्टली यूज्ड मेथड है, वो मोस्टली यूज मेथड कौन सा है, जो अभी बच्चे बता रहे थे, कार्बन डेटिंग। ये भी काफी महंगा है, बट ये इतना एक्यूरेट नहीं होता, बिकॉज दिस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हाफ लाइफ। ये आप प्रिंसिपल पढ़ते हैं, फिजिक्स में एक चैप्टर है जहां पे आपको ये बताया जाता है, टीसी मैम आपको बहुत अच्छे से इसको समझाएंगी, तो वहां पे इसको देख लेना। यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज होता है आपका हाफ लाइफ का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये फिजिक्स में मैम बताएंगे आपको। तो कार्बन डेटिंग इज द मोस्टली यूज मेथड, बट द मोस्ट एक्यूरेट मेथड कम्स अप एज इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस मेथड, ठीक है। यस, केमिस्ट्री में होता है। सॉरी बच्चों, सॉरी, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों याद है, मैंने फिजिक्स में पढ़ा था क्या मैं बहुत पुरानी फिजिक्स भी पढ़ी थी। अब तो सब कटता ही जा रहा है। मेरे को लगता है केमिस्ट्री में तो कट ही गया होगा, क्योंकि सिलेबस तो सारा कट ही गया है केमिस्ट्री का। अब 20 चैप्टर करके भी बच्चे 160 से ऊपर नंबर ना लाए तो शक्ल वैसे तुम्हें दिखानी नहीं चाहिए फिर समाज को, 20 चैप्टर नहीं हो पाए तो। चलो आ जाओ, ताने तो मैं बाद में भी मार सकती हूँ है ना मेरे प्यारे बच्चों। चलो आ जाओ, अब आते हैं नेक्स्ट बच्चों। नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं टाइप्स ऑफ फॉसिल्स। टाइप्स ऑफ फॉसिल्स, बहुत सारे तरह के फॉसिल्स है, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक में भी बताया था। बहुत तरह के फॉसिल्स है जो आपको अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह के देखने को मिलते हैं। तो पहला जो पॉपुलर है, जो हाल ही में कुछ साल पहले निकाला गया था ग्लेशियर में से सर्बिया के, वो था मेमोथ का, यानी कि एक बड़ा सा हाथी जैसा दिखने वाला जिसके बड़े बड़े दांत हैं, उसे हम कहते हैं मेमोथ, ठीक है। ये हम जो फॉसिल था वो 25,000 साल पुराना था, सर्बिया से देखने को मिला था, जो कि पहले रशिया का हिस्सा हुआ करता था। एक्सट्रीम ठंडी में मिला वो हमें, ठीक है। यस, एहरावत, चलो जैसे भी तुम बोलो बच्चों। तो पहला हमारा यहाँ पे कौन सा है, अनऑल्टर्ड फॉसिल्स। अनऑल्टर्ड फॉसिल्स, तो ऐसे फॉसिल्स जिनमें ऑर्गेनिक मैटर भी प्रिजर्व्ड है गाइस, सिर्फ हड्डियां नहीं मिली है, उसका खाल भी मिला है, उसके अंदर की आंतड़ियां भी मिली हैं, उसके अंदर की आंतड़ियों के अंदर की पॉटी भी मिली है। सो यहाँ पे दिस इज अ वेल प्रिजर्व्ड फॉसिल इन आइस, वेल प्रिजर्व्ड fossil found in glaciers. Even the organic part of body remains intact. ठीक है, जैसे कि आज अगर हम जाएंगे और ओशन में देखेंगे तो हमें जैक दादा भी मिल जाएंगे, क्योंकि जैक दादा क्या हुआ था, बह गए थे ना ठंडे पानी में, तो वो अब जम चुके हैं। अगर वो मिल गए तो उनको हम निकाल सकते हैं वापस। जैक दादा इज नाउ फॉसिल, ठीक है। टाइटैनिक वाली रोज छपरी ने उन्हें गिर दिया था। यस, तो इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं। एग्जाम्पल, मेमोथ found in Serbia, 25,000 year old fossil। जैसे साइंटिस्ट लोगों को मिला, ये पागल हो गए। साइबेरिया नहीं, सर्बिया, सर्बिया। ठीक है, साइबेरिया, अच्छा चलो साइबेरिया कर देते हैं। साइबेरिया, सर्बिया नहीं साइबेरिया करना है, ठीक है। बच्चे कह रहे हैं साइबेरिया। बच्चे इतना पर्टिकुलर हो रहे, जैसे नीट में यही सवाल आएगा कि बेटा आप साइबेरिया गए थे या सर्बिया गए थे पिछले गर्मियों की छुट्टी में। फिर बच्चे लिखेंगे नहीं गए थे, पास वाले हिल स्टेशन गए थे, नौलावना, ये महाबलेश्वर, मसूरी, शिमला तक भी पापा ने मना कर दिया।
सर्बिया भी जगह है अच्छी खासी, सर्बिया भी, साइबेरिया भी, सर्बिया भी, दोनों जगह हैं। चलो आ जाओ, नेक्स्ट आते हैं सेकंड, पेट्रीफाइड फॉसिल्स। पेट्रीफाइड फॉसिल्स या इनको हम कहते हैं ट्रू फॉसिल्स। तो इनमें क्या होता है, जैसे कि मान लो कि एक हाथी है, हाथी जा रहा था, उसके ऊपर एकदम से खूब सारी मिट्टी गिर गई, खूब सारी मिट्टी, वो वहीं दब गया, उसे कोई बचाने भी नहीं आया। ठीक है, तो होगा क्या, धीरे धीरे जो मिट्टी गिरी है वो आकार ले लेगी हाथी का। ठीक है, और धीरे धीरे उसकी जो ऑर्गेनिक मैटर है उसे डिकम्पोज कर देंगे बैक्टीरिया और फंगस, और उस जगह पे मिट्टी आ जाएगी। तो जब आप इसको बाहर निकालेंगे बहुत सालों बाद, तो ये बिल्कुल मिट्टी ने एक आकार ले रखा होगा हाथी का, तो आप शेप देख के बता देंगे ओह बाबा हाथी दबे थे यहाँ पे। सो यहाँ पे आपको पूरा शेप ऑफ फॉसिल देखने को मिलता है। ठीक है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज ट्रू फॉसिल्स, जब हम इन्हें डिस्कवर करते हैं। फिर वो आ जाते हैं आर्कियोलॉजिस्ट वाले, छोटा सा अपना ब्रश लेके इधर से नहीं, ऐसे, ठीक है, छोटे छोटे ब्रश, फिर क्लीनिंग करते हैं उसकी, जैसे कि बहुत अच्छा सा आकार देखने को मिल सके। ठीक है बच्चों, तो ये क्या, पेट्रीफाइड फॉसिल्स, these fossils are formed by replacing organic matter with minerals, and the process is called as petrification. ट्रू फॉसिल क्यों हुए, आकार मिलता है ना पूरा देखने को, इसीलिए देखते ही पता लग जाता है यहाँ पे इस तरह का जीव रहा होगा। हेलो, यस यस, okay, can you call me like after 1 hour, I'm in class. Okay, okay, thank you. 1 hour नहीं, 2 घंटे। लिख लिया सबने? मैम अनऑल्टर्ड में डिकम्पोजिशन क्यों नहीं है, क्योंकि वो सर्दी में था ना बेटा। आपको पता है जब बहुत ठंड होती है तो बैक्टीरिया और फंगस ग्रो नहीं करता है, इसलिए उसका डिकम्पोजिशन नहीं हुआ। ठीक है, अरे इसका क्या एग्जाम्पल है, सारे फॉसिल पेट्रीफाइड ही होते हैं। चलो अब आते हैं नेक्स्ट पे, जल्दी जल्दी लिखो आज। नेक्स्ट है हमारे कॉप्रोलिथ। When the fecal matter act as fossils, जैसे कि मान लो आप ग्लेशियर्स में गए, वहां पे आपने बहुत बड़ा एक काले रंग का देखा, आपने कहा ओ बाबा बहुत बड़ा पॉटी है, बड़ा पॉटी मतलब बड़ा ऑर्गेनिज्म। ठीक है, फिर उस पॉटी की जांच की, इसमें तो सारा का सारा भोजन मतलब कि वेज भोजन है, यानी बड़ा जानवर शाकाहारी था। शाकाहारी था मतलब उसके दांत ऐसे रहे होंगे चबाने के लिए। ठीक है, छोटा पॉटी मतलब छोटा रहा होगा ऑर्गेनिज्म। वेज नॉन वेज का पता कर सकते हो, ओमनिवोर्स का पता कर सकते हो। ठीक है, यस, तो ये पॉटी के बेसिस पे। चलो, व्हेन fecal matter acts as fossil to analyze। क्या प्रॉब्लम है आज फोन की, बंद करो इसको।
to analyze eating habits and size of organism. ठीक है, नेक्स्ट मैम उनको क्या बोलते हैं जो पॉटी ढूंढते हैं? मैं बताऊंगी, इसका भी कोई कोर्स होता होगा। आओ पहाड़ों में टट्टी ढूंढे, ठीक है, ये भी एक कोर्स, एक डिग्री होती होगी। नेक्स्ट आते हैं बच्चों इम्प्रिंट्स, जैसे पद चिन्ह, फुटप्रिंट्स, ठीक है, फुटप्रिंट्स हो गए, या फिर आपके लीफ प्रिंट्स हो गए जो आपके पत्थरों पे मिलते हैं, पत्थरों पे। जैसे कि अगर आप देखेंगे ग्रीक यानी ग्रीस में बहुत सारी केव्स है जहां पे आपको घोड़े बिल्कुल अंदर तराशे हुए दिखेंगे, उससे हम बताते हैं कि जो हमारी पहले की सिविलाइजेशन थी उन्हें स्कल्पटिंग तब से आती है। सो दिस इज ऑल्सो अ ह्यूमन एवोल्यूशन का पार्ट, कि उस जमाने में भी दे न्यू व्हाट इज स्कल्पटिंग, किस तरीके से आप रॉक को तोड़ के अपनी पेंटिंग्स बना सकते हैं, लाइक ह्यूज थिंग्स यू कैन फाइंड इन द पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट ऑल्सो, अजंता एलोरा ऑल्सो। यस बच्चों, तो यहाँ पे क्या इम्प्रिंट्स में जैसे फुटप्रिंट्स हो गए, ठीक है, पद चिन्ह, कितना बड़ा जानवर था ये पता लगा सकते हैं, या लीफ प्रिंट हो गए, लीफ इंप्रेशंस हो गए, किस तरह की पत्ती थी, ये सब चीजें, ठीक है। मुझे एक वीडियो आया था अभी, पिरामिड के ऊपर डॉगी चढ़ गया। अब आते हैं नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट टाइप ऑफ एविडेंसेस। पहला एविडेंस खत्म हो चुका है। My kids are obsessed with potty. You say potty, they will talk potty, they will see potty, they will smell potty, and I don't want to say कि they will eat potty, ठीक है? They will only discuss about potty. Poopologist, मतलब इतने वेले हैं दिमाग से, कहीं तो वेलापन निकाले। यस, चलो आ जाओ, नेक्स्ट आते हैं एविडेंसेस पे। नेक्स्ट इज वेस्टिजियल ऑर्गन्स और रूडिमेंट्री ऑर्गन्स। ये भी क्या है, एक तरह से एविडेंसेस है एवोल्यूशन के। They are also evidence. Now, how they act as evidence? Because in our ancestors, they were functional, but in us, they are not functional. तो ऐसा क्या हुआ कि भाई पहले फंक्शनल थे, अब क्यों नहीं फंक्शनल, और अभी भी है। पहले काम करते थे, अब काम नहीं करते, उनमें भी थे, हम में भी है, क्यों? Because they have lost the function during the evolution. ठीक है बच्चों, तो क्या है बच्चों यहाँ पे? So these organs were functional in our ancestors, but now they are not functional, as they have lost their function during evolution. जैसे कि मान लीजिए, देखो इसका एक मैं बड़ा अच्छा तुम्हें एग्जांपल बताती हूँ। मैं दिल्ली में रहती हूँ, मेरे पास एयर प्यूरिफायर है, मेरा यहाँ पे बहुत काम है एयर प्यूरिफायर का, क्योंकि अगर एयर प्यूरिफायर नहीं चलता तो मुझे सांस नहीं आती, मुझे लगता है बाबा बुला रहे हैं, ठीक है। यस, अब मान लीजिए कि मैं यहाँ से शिफ्ट हो जाती हूँ 2 साल बाद नैनीताल में, वहां पे पॉल्यूशन नहीं है, तो माई एयर प्यूरिफायर विल इवेंचुअली will lose its importance. वो अपनी इंपॉर्टेंस खो देगा, रहेगा मेरे पास क्योंकि मैं बनी हूं, बेचूंगी तो नहीं, छोड़ के तो जाऊंगी नहीं, किसी को डोनेट तो नहीं कर पाऊंगी, ठीक है, बट मेरे पास है। तो यहां भी मेरे पास एयर प्यूरिफायर है, वहां भी मेरे पास एयर प्यूरिफायर है, बट यहां काम कर रहा है, वहां मेरे को उसकी जरूरत नहीं है। इट्स बिकॉज ऑफ एवोल्यूशन, इट्स बिकॉज ऑफ द कंडीशंस,
इट्स अबाउट द एनवायरमेंट इन विच आई एम लिविंग। तो जैसे जैसे एनवायरमेंट बदलता है, जैसे जैसे कंडीशंस बदलती है, तो ऐसा होता है कि जो चीज पहले कीमती थी अब कीमती नहीं है। आज आपके पास नीट का सिलेक्शन ही सबसे बड़ी चीज है, बट वंस यू आर इन मेडिकल कॉलेज यू विल बी लाइक यार ये था ही क्या, अभी तो जिंदगी शुरू हुई है। नाउ द स्ट्रगल बिगिंस, बिकॉज अभी मेरे को एमडी करना है, अभी मेरे को अच्छे जॉब लेनी है अच्छे हॉस्पिटल में, फिर मुझे अपना प्राइवेट क्लिनिक खोलना है जिससे मैं लोगों को लूट सकूं, नहीं जिससे कि मैं लोगों का इलाज कर सकूं। ठीक है, चलो, तो ये होते हमारे वेस्टिजियल और रूडिमेंट्री ऑर्गन्स। ठीक है, लूटना नहीं बच्चों कभी भी, लोगों का बहुत भरोसा होता है तुम लोगों पर, ठीक है, बहुत भरोसा। अब आते हैं एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि नीट में क्वेश्चन एग्जाम्पल से ही आएगा। तो एग्जाम्पल्स ऊपर से शुरू करते हैं जिससे कि हम सारी चीजें कवर करते जाएं। तो सबसे पहला जो है हमारा क्या है, सबसे पहला, यस बच्चों, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन इन ह्यूमंस। हमें निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं है क्योंकि ना हम उड़ते हैं ना हम स्विमिंग करते हैं, हम टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है। अगर हम उड़ते हैं बर्ड्स की तरह तो भी मेरे पास होती है निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। अगर मैं पानी में हर वक्त रहती जैसे एम्फीबियंस एंड फिशेस हैं तब भी मेरे पास निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन होती, बट मैं दोनों जगह ही नहीं रहती हर वक्त, मैं धरती पे रहती हूँ इसलिए मेरे पास नहीं है। तो देखो एनवायरमेंट चेंज होते ही उसने अपना फंक्शनल जो उसका फंक्शन है वो लूज कर दिया। ठीक है, सेकेंड, अब आते हैं सेकंड, ऑरिकुलर मसल्स ऑफ पिना। ठीक है, अब ये क्या है, ऑरिकुलर मसल्स ऑफ पिना। इन्होंने भी अपना फंक्शन लूज कर दिया। अब हम अपने कानों को जो है इतनी कुत्ते की तरह, डॉग की तरह हिला नहीं पाते। हमारे जो कान है वो क्या है बच्चों, कंप्लीटली फिक्स है, और जो हिला पाते आप समझ सकते हैं कि उनके पास बिल्कुल डॉग वाली शक्तियां है। तो बहुत लॉयल इंसान होते हैं वो, अगर साथी चुनिए तो उन्हीं को चुनिए, बिल्कुल वही वाली क्वालिटीज है भर भर के। ठीक है, कोई है क्या क्लास में? यस, बताना। नेक्स्ट आते हैं बच्चों, अब माउथ में चलते हैं। माउथ में हमारे पास क्या है, विजडम टीथ 4 होते हैं, लास्ट मोलर्स होते हैं अपर जॉ लोअर जॉ में, 4 होते हैं, 4 अक्कल दाढ़ आती है जीवन के कार्यकाल में। फिर आते हैं नेक्स्ट एब्डोमिनल मसल्स। आप देखो अगर आप एप, चिंपैंजी इन सबको देखें तो बड़े इनके एब्स बने होते हैं। ठीक है, वहीं पे हमारे कोई एब्स नहीं होते, हम लोग के फैट एब्स होते हैं। तो हमारी जो एब्डोमिनल मसल्स है उनको एक्टिवेट करने के लिए लोग जिम जाते हैं जिससे कि वो वेस्टिजियल मसल्स भी काम कर सके, कोर बना सके, पर टेक्निकली हमें वो है ही नहीं। वी आर नॉट सपोज टू हैव एब्स, बट स्टिल द पीपल आर ऑब्सेस्ड विद एब्स। ठीक है, लेट्स क्रिएट फैमिली पैक्स। चलो नेक्स्ट पे आते हैं, इसके बाद और नीचे चलते हैं। नीचे चलते हैं तो पता लगता है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स का दर्द कभी भी हो जाता है। पहले ये एक तरह का चेम्बर होता था जिसमें बहुत सारा बैक्टीरिया होता था, अब नहीं है। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट बॉडी हेयर। अब बॉडी हेयर की इतनी जरूरत नहीं है जितनी पहले थी, क्योंकि पहले मच्छर बहुत होते थे। तो जिसके बॉडी हेयर ज्यादा होते हैं, दिस प्रोवाइड्स एडिशनल एडवांटेज अगेंस्ट मस्किटोज, क्योंकि मस्किटो भी जंगल में आके कहता है कहाँ काटू, कहाँ काटू, जाए नहीं पा रहा वो अंदर तक, जाल में फंस गया हूं। ठीक है, so this provide additional advantage that if you have lot of hair the mosquito will not bite you quickly. ठीक है, yes। अब आते हैं नेक्स्ट बच्चों। नेक्स्ट इसमें एक और एग्जांपल है, 6, 7 यहां पे लिख देती हूं। हाइंड लिम्स ऑफ व्हेल। तो व्हेल के अंदर भी जो हाइंड लिम्स है वो वेस्टिजियल हो चुके हैं, क्योंकि भाई चलेगी थोड़ी, वो तैरेगी, वो तैरेगी, उसे तैरना है, उसे चलना नहीं है। ठीक है, इट्स हर लाइफ, इट्स हर चॉइस। ठीक है, डोंट फोर्स योर सेल्फ ऑन हर। वो तैरना चाहती है, ना वो उड़ना चाहती ना वो चलना चाहती, इसलिए भगवान ने कहा पैर ले लो। अब चाह के भी चल नहीं पा रही है, अब सिर्फ तू तैर, दिन भर तैर, जितना तैरना है तैर, रुकियो मत बस अब तू।
ठीक है, एक और है हमारा यहाँ पे वेस्टिजियल ऑर्गन, दैट इज टेल बोन। दैट इज कॉकिक्स। ये भी क्या हो चुका है, वेस्टिजियल, क्योंकि अब तुम पेड़ों पे लटकते हो नहीं, तुम्हें पूंछ की जरूरत है नहीं, तो इसलिए धीरे धीरे वक्त के साथ क्या होती गई, छोटी होती चली गई साइज। जितना साइज छोटा होता जा रहा है उतना ही तुम्हारी जो पूंछ है वो भी छोटी होती जा रही है। मैम वेर में निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन होते, हाँ होती है। मैम टाइम रहते ब्लू व्हेल गेम खेल लेती तो दिन नहीं देख रही होती। ओके। हाइंड लिम्स ऑफ पाइथन, बिल्कुल सही, ये भी एक एग्जांपल हो सकता है, बिल्कुल। हाइंड लिम्स ऑफ पाइथन, इसने कहा मैं रेंगूंगा, भगवान कहते हैं रेंग ले फिर। अजगर को भगवान ने कहा तू रेंग ले फिर, मत चल, पैर ले लिए इसके भी। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे एक और एविडेंस है एवोल्यूशन का, दैट फिनोमिना इज कॉल्ड एज एटाविज्म। द फिनोमिना इज कॉल्ड एज एटाविज्म। एटाविज्म क्या है, रीअपियरेंस ऑफ एंसेस्ट्रल कैरेक्टर्स, मतलब कि आपके अंदर आपके पूर्वजों के कैरेक्टर्स आ गए हैं जो बाकी लोगों में नहीं है, जैसे वेम्पायर जैसे दांत की, वो थामा के गंदे वीएफएक्स देखे ही होंगे तुमने, ठीक है, यस बस वाले ऐसे दांत। हैलोवीन पे सब पागल हो जा रहे हैं आजकल। तो ये क्या है, रीअपियरेंस, रीअपियरेंस of ancestral characters, reappearance of ancestral characters is called atavism। वापस आ गए कैरेक्टर्स, आम जनता में नहीं है, आपके अंदर है, ठीक है। तो पहला क्या है बच्चों, एग्जाम्पल कर लेते हैं। पहला है जैसे मूविंग ईयर पिना, आम जनता नहीं ईयर पिन्ना हिला पा रही है, बट आप हिला पा रहे हैं, ये जादुई ताकत है आपके अंदर है। कोई है क्लास में इस जादुई ताकत के साथ? एक्स्ट्रा मामा, अरे एक्स्ट्रा मामा नहीं मैमे, यस सबके पास दो होते हैं, इनके पास उससे भी एक्स्ट्रा है, जस्ट लाइक बंदर, एक्स्ट्रा मैमे। नेक्स्ट, डेंस बॉडी हेयर, इतने सारे हैं, डेंस बॉडी हेयर, इतने बॉडी हेयर होने नहीं चाहिए, बट है तो क्या कर सकते हैं आप, वैक्सिंग कराइए जा जाके, लेजर कराइए। लॉन्ग टेल बोन, जितनी आम जनता का साइज है, सोचो इन लोगों को बैठने में कितनी दिक्कत होती होगी, ऐसे चुपता होगा। मैमी मीन्स निपल्स, मैमी मीन्स निपल्स, सोचो कितने तेज चुपती होगी ना बैठने पे, पत्थर पे बैठे दर्द कितना तेज होता होगा, सोचो, इमेजिन करो, मुड़ तो पा नहीं रही है, सीधी है हड्डी, बताइए, बहुत दर्द है। दर्द दिलों के कम हो जाते अगर टेल बोन अपने साइज से बढ़ नहीं जाती। चलो भाई नेक्स्ट क्या है, लॉन्ग केनाइंस, लॉन्ग केनाइंस, वेम्पायर जैसे दांत। अब नेक्स्ट आते हैं, और भी बड़े सारे प्रूफ है, चलिए सारे प्रूफ कर लेते हैं आज, जनता को बता देते कि एवोल्यूशन हो रहा है, यकीन करा के भेजूंगी तुम्हें आज की क्लास में मैं। नेक्स्ट, इसकी हेलो हेलो, बात भी नहीं करनी है, फोन में मिला मिला के फुल इरिटेट कर दिया है, साइलेंट ही किया मैंने अभी। नेक्स्ट आते हैं कनेक्टिंग लिंक,
कनेक्टिंग लिंक पे आ जाओ। दे दो मैम 4 गालियां, वो तो मैं तुम्हारे सामने दे नहीं पा रही ना। अगर मैं ही ऐसे काम करूंगी तो तुम कहोगे कि हमने अपनी मैम से सीखा है। बायो तो सीख पा नहीं रहे हो, ना फिजिक्स ना केमिस्ट्री, ये सब तुरंत ही सीख जाओगे। चले आगे आ जाओ। तो कनेक्टिंग लिंक क्या होता है? कनेक्टिंग लिंक एक ऐसा जानवर है जिसके पास 2 टेक्सॉन के कैरेक्टर्स है, यानी कि उसके पास आधी शक्ति एनालिडा की, आधी शक्ति उसके पास आर्थ्रोपोडा की है। तो ये बीच में फंसा हुआ लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है बच्चों? सो इट शेयर्स कैरेक्टर्स ऑफ 2 डिफरेंट टैक्सॉन, टैक्सा, कैटेगरी। ठीक है? सो ये क्या है? व्हेन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म shares characters of 2 different taxon। ठीक है? लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये जिंदा होते हैं भाई, इन्हें देखा जा सकता है। अभी मैं कहाँ गई थी? सिमूरिया देखकर आई थी, थाईलैंड गई थी। हाँ वहीं पे देखा होगा पक्का, जू में उनके। एग्जाम्पल, हाँ मेरे प्यारे बच्चों एग्जाम्पल, तो अब मैं यहाँ पे लिखती जा रही हूँ, तुम्हें उसका नाम बताना है कौन सा है वो। ठीक है? सो इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल किंगडम। नाम बताओ उसका। यहाँ पे एनिमल किंगडम रिवाइज करते हुए आप और मैं। सेकंड, बिटवीन नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स। ठीक है? बिटवीन प्रोटोजोआ एंड प्रोटोजोआ एंड स्पॉन्जेस। Next, between Annelida and Arthropoda. Next, between Annelida and Mollusca. इतने लिखो, फिर बाकी नेक्स्ट पेज पे लिखाऊंगी। क्या बात है, आज तो जवाब दे रहे हो। जो आज खा के है वही खा के जाना नीट वाले दिन। ठीक है? चलो ये क्या है? सबसे पहले युगलीना, हेमिकॉर्डेट्स, प्रोटेरोस्पॉन्जिया, हाँ क्या आएगा? पेरिपेटस आएगा, पेरिपेटस, नियोपिलीना, शकरगंदी, कल खाई थी, बहुत मजा आया, घर में भून के तवे के ऊपर, फिर मसाला डाले, नींबू डाले। चले नेक्स्ट, इसके बाद बिटवीन फिशेस एंड एम्फीबियंस। Between fish, sorry, amphibians and reptiles. Between chondrichthyes, cartilaginous fishes, and osteichthyes, bony fishes. ठीक है? नेक्स्ट,
बाकी इसमें मिसिंग लिंक आएगा, कनेक्टिंग लिंक नहीं। बिटवीन रेप्टाइल्स एंड मैमल्स, ये सारे है, ये सारे क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं, इस चैप्टर से भी हो सकता है, या एनिमल किंगडम से भी हो सकता है, दोनों कॉमन है। फातिमा, मुझे थैंक्स नहीं बोला कभी, ऐसा क्या किया विशाल ने, मुझे थैंक्स नहीं बोला, मैं तो पढ़ाया भी था। क्या किया है सर विशाल क्लास में? मुझे नहीं बताते कुछ, आजकल देख रही हूँ मैं। पहली है लंग फिशेस और दूसरी है सिलोकैंथ, इसके बारे में अभी डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर में। ये खो गई थी फिर मिल गई साइंटिस्ट लोगों को। ये सिमोरिया, कॉन्विक्टीज एंड ऑस्टिक्टीज, काइमेरा, घोस्ट फिश भी कहते हैं इसे, घोस्ट फिश बड़ी गंदी सी दिखती है। रेप्टाइल एंड मैमल, ऑर्निथो रिंकस, ऑर्निथो रिंकस। डक बिल्ड प्लैटिपस, क्या कहते हैं इसे? डक बिल्ड प्लैटिपस। ये कौन सा नंबर चल रहा है? डी। ई पे चलेंगे अब हम। ई एविडेंस, मिसिंग लिंक। इस चैप्टर में बड़े छोटे 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 टॉपिक्स है। मिसिंग लिंक, मैम 7th में क्या लिखा है? सिमोरिया, सिमोरिया मेरे बच्चे, सिमोरिया। मैम आज भी डक बिल्ड प्लैटिपस है क्या? हाँ बिल्कुल बेटा, सब लिविंग है, तभी तो कनेक्टिंग लिंक है। एक्सटिंक्ट हो चुका है इक्थियोफिस। अच्छा वो लिम्बलेस एम्फीबियन वाला, अच्छा वो कनेक्टिंग लिंक है, कैसे? मिसिंग लिंक क्या होता है? कनेक्टिंग लिंक और मिसिंग लिंक एक जैसे ही होते हैं, बट फर्क क्या होता है? मिसिंग लिंक एक्सटिंक्ट हो चुका है, कनेक्टिंग लिंक अभी भी जिंदा है, आप जाके मिल सकते हैं किसी अच्छे जू में, बस यही फर्क है। तो मिसिंग लिंक है व्हेन एन extinct organism shares character of two different taxon। ये फर्क है दोनों में। ठीक है, इसका एग्जाम्पल नीट में पूछे जाने वाला, एनसीईआरटी में लिखा भी है, आर्कियोप्टेरिक्स लिथोग्राफिका। It is a missing link between reptiles and aves. इसके कुछ फीचर रेप्टाइल से मिलते हैं, इसके कुछ फीचर्स चिड़ियाओं से मिलते हैं। बताइए, खतरनाक कॉम्बो, खतरनाक कॉम्बो। हाँ नैन्सी, इसलिए नीट क्लियर नहीं हो रहा। अच्छा मैम थोड़ा क्लियर लिखो प्लीज, सब कुछ क्लियर है। एक तो पॉल्यूशन के कारण जो तुम्हारे आंखों के सामने
धूल आ गई उसको साफ करो, पहले अपनी स्क्रीन भी कभी साफ किया करो फोन की। हर जगह इस फोन को ले जाते हो, खाना खाते वक्त, हकते वक्त, घूमते वक्त, बात करते वक्त, उसको भी साफ कर लिया करो कभी एक जीवन में। आगे सारे के सारे मैम थोड़ा बड़ा लिखो, मैम ये करो, मैम वो करो, एक बंदा बोल दे हम खाना खा रहे हो, भाई तो हर चीज के लिए फोन चाहिए तुम्हें, उसे नहीं साफ करते। अब हमारी मोस्ट आइडियल गर्ल परिनीता कह रही है कि आप लोग को इतना टाइम क्यों लगता है वॉशरूम में, 5 मिनट में हो जाता है कार्यक्रम। देखो परिनीता, होता क्या है, आप प्रेशर बना के जाती हैं वॉशरूम, ये वहीं जाके प्रेशर बनाते हैं, सो दैट टेक्स टाइम मेरे बच्चे। आप इंतजार करती है कि जब धक धक होगी तब मैं जाऊंगी, ये इंतजार करते हैं वहां जाके, ये धक धक भी वहीं पे बनाते हैं, दैट टेक्स टाइम। जो काम 5 मिनट का था वो 1 घंटे का हो जाता है। ठीक है आइडियल गर्ल। चलो अब रेप्टिलियन कैरेक्टर्स पे आते हैं। रेप्टिलियन कैरेक्टर क्या कहते हैं, आर्क्योप्टेरिक्स में, जैसे इसके पास टेल प्रेजेंट थी, क्या थी इसके पास, टेल प्रेजेंट, ठीक है। इसके जॉ में टीथ थे जो कि बर्ड्स में नहीं होते, जॉ विद टीथ। कॉर्निफाइड स्किन, खुरदीली स्किन थी इसकी, जैसे छिप्पो रानी की होती है वैसी, विथ स्केल्स, विथ स्केल्स, ठीक है। नेक्स्ट वीक स्टर्नम, स्टर्नम वीक था जिसके कारण लंबी उड़ान नहीं भर पाते थे। बर्ड्स का स्टर्नम तो बहुत स्ट्रांग होता है क्योंकि यहीं की मसल्स यूज करते हैं फ्लाई करने के लिए, ठीक है। माउथ मॉडिफाइड इनटू बीक, बिल्कुल चोंच थी इनकी, हर काम में चोंच मारने की आदत। उससे याद आया बच्चों, पढ़ाई करा करो बस, और कुछ मत किया करो। फोरलिम्ब modified into wings for flying, forelimb modified into wings, उड़ने के लिए। सिमरन को उड़ना भी तो होता है बीच बीच में, इट्स माई लाइफ माई चॉइस माई रूल्स। स्ट्रीमलाइन बॉडी, थोड़ी सी तिकोनी बॉडी है आगे से ऐसे, जिससे कि हवा को काट सके उड़ते वक्त। फेदर्स भी थे बॉडी पे, फेदर्स, जिससे कि टेम्परेचर मेंटेन रहे। नेक्स्ट एविडेंस पे चलेंगे, मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंसेस। EF morphological and anatomical evidences। ये वो टॉपिक है जो मुझे लगता है कि जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था फिर सारे बायो के टीचर्स ने देखा और इसी तरीके से पढ़ाना शुरू किया। No ma'am, my life, my mummy rules। ये बेटा अपन खुद बनाए थे। मेरे को हमेशा से बच्चों पढ़ाने का शौक बहुत था ना,
मुझे हमेशा से टीचिंग का बहुत शौक है, आज भी मैं ध्वनि को पढ़ाती हूँ तो आई डोंट डू दिस ABCD, आई मेक हर स्टडीज मोर क्रिएटिव, जिसकी वो पढ़े उसको। जैसे डेट है, जैसे टाइम है, तो आई वुड से कि बेटा टाइम में क्या क्या नंबर्स है मुझे बताओ। उसे अभी टाइम बताना नहीं आता, बट शी लाइक मम्मा सुबह, आज जैसे मैंने सोचा मम्मा 716, तो यहां तक वो पहुंची है। तो जैसे हम गाड़ी में घूम रहे होते हैं तो मैं उससे नंबर प्लेट्स पूछती हूँ, बेटा वहां क्या नंबर लिखा है। तो इस तरीके से सिर्फ पढ़ाने ऐसे नहीं होती ना, तरीके होते हैं, बच्चों को ऐसे क्रिएटिव बनाओ डेली लाइफ में, तो इस तरीके से। चलो अब आगे चलते। अब यहाँ पे हम अपने देश भारत की ओर ही चलते हुए, ठीक है, राम सेतु बना लेते हैं, ये छिटौर बाबू भी बना लेते हैं। तो ये हमारा देश भारत है। मैम वो टॉपर है क्लास में ध्वनि? अरे अभी तो वो नर्सरी में है बेटा, नर्सरी में। यस, चलो आ जाओ। तो यहाँ पे क्या है, ये हमारा मध्य प्रदेश, ये क्या हमारा मध्य प्रदेश। इसी के थोड़ा राइट साइड जाओगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा बंगाल की ब्यूटी और स्वीटी। थोड़ा सा यहां से नीचे जाओगे तो यहाँ आपको मिल जाएगा मद्रास, चेन्नई, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर जाओगे MP के तो यहाँ आपको मिल जाएगा पंजाब। अब आप कहोगे कि मैम एवोल्यूशन चैप्टर में इसकी क्या जरूरत है, चलो आओ देखते हैं, आ जाओ। ब्यूटी विद स्वीटी, क्या बात है। ये वही बच्चे हैं जो जाके कमेंट करते हैं, फिर उनके कमेंट्स पे भी हजार हजार लाइक आते हैं। ये नया बिजनेस अनलॉक किया मैंने कल बैठ के। चलो आ जाओ, अब मध्य प्रदेश पे चलते हैं। सबसे पहले तो हुआ क्या बेटे, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन थी, क्योंकि यहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन सबसे बढ़िया है, ऐसे सोच के चलो। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन थी, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी, कंपटीशन बढ़ता जा रहा था, लोग घुट घुट के मर रहे थे। ठीक है बच्चों, यस, लोग घुट घुट के मर रहे थे। क्यों? क्योंकि कंपटीशन ज्यादा है, ना खाना मिल रहा है, ना अच्छा पानी मिल रहा है, ना अच्छी वायु मिल रही है, ना अच्छा पानी मिल रहा है, कुछ भी तो अच्छा नहीं मिल रहा है गाइस। तो इसलिए जैसे ही कंपटीशन बढ़ता है, क्या बढ़ता है, जैसे कंपटीशन बढ़ता है तो जो इंफीरियर स्पीशीज होती हैं वो क्या करती है, माइग्रेट करती है। इसके कारण क्या होता है, माइग्रेशन। तो हमेशा याद रखना, माइग्रेशन का सबसे बड़ा रीजन यही है, या तो अनफेवरेबल कंडीशंस है कि रहा जा ही नहीं सकता, तो पूरा का पूरा गांव उठ के चला जाता है, या फिर कंपटीशन इतना ज्यादा हो चुका है कि वहां पे लोग अब सरवाइव कर नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, माइग्रेशन, पलायन कहते हैं इसे हिंदी में। अब जब पलायन हुआ तो कुछ लोगों ने यहां से यहां चले गए, मध्य प्रदेश के बाकी इलाकों में चले गए, जैसे नागपुर, ठीक है, जैसे कि ग्वालियर, जैसे कि और भोपाल, ऐसे ऐसे अलग अलग जगह पे चले गए। जब ये अलग अलग जगह पे गए तो दिस टाइप ऑफ माइग्रेशन इज इन द सेम ज्योग्राफिकल रीजन, सेम ज्योग्राफिकल रीजन में ही पलायन किया है ना। जैसे शादी से पहले मैं दिल्ली में ही रोहिणी में रहती थी, अब मैं करोल बाग में रहती हूँ, मेरा माइग्रेशन हो गया, बट इन द सेम ज्योग्राफिकल एरिया। तो मेरे साथ क्या हुआ है, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। क्या हुआ है गाइस, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। क्या हुआ एवरीबॉडी, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। क्योंकि मैं रोहिणी से आ गई करोल बाग, अभी भी उतना ही पॉल्यूशन है जितना वहां था, अभी भी उतना ही धकेला पानी है जितना वहां था, ठीक है, अभी भी सब कुछ कंडीशन वही है, सेम ज्योग्राफिकल एरिया में मैं हूं। So this type of evolution, when it is occurring in the same geographical area, this is called as divergent evolution. और डाइवर्जेंट एवोल्यूशन से बनते हैं होमोलोगस ऑर्गन। क्या बनते हैं, होमोलोगस ऑर्गन, HDFC। ठीक है, क्या है HDFC, ये ट्रिक टू रिमेंबर है, ठीक है। हाँ भाई,
बैंक है, गधे हैं बिल्कुल। अब भाई होमोलोगस ऑर्गन्स में क्या होता है? सेम स्ट्रक्चर डिफरेंट फंक्शन। स्ट्रक्चर सेम है, डिफरेंट फंक्शन। देखो पहले मैं अपने मायके के घर में रहती थी, अब मैं यहां आ गई, मैं वही की वही हूं, सेम स्ट्रक्चर है, अब डिफरेंट फंक्शन है। वहां मुझे ये भी नहीं पता था कि चावल कहाँ रखे हैं, यहां मुझे ये भी पता है कि चावल बनाते कैसे और खिलाते कैसे और परोसते कैसे है गाइस। डिफरेंट फंक्शन। So technically I am the result of homologous evolution. Same structure, different function. Yes guys, वहां मैं पड़ी रहती थी, कोई चिंता नहीं थी। यहां पे मैं पड़ी नहीं रह सकती। क्यों? यहां पे मेरे ऊपर जिम्मेदारी है कि मेरी भी एक औलाद है जो मेरे ऊपर ही पड़ी रहती है। Yes. तो क्या आप समझ पा रहे हैं? How does this evolution occur? Same geographical area, but your function has been changed. You are same, you are in the same geographical area, but your function has been changed. ठीक है, चलो अब समझ में आ गया, अब कभी नहीं भूलोगे। डन। अब आगे चलते हैं। अब क्या हुआ बच्चों? अब पूरे मध्य प्रदेश में खूब सारी पॉपुलेशन हो गई। ये देखिए, यानी कि इसमें पूरी जगह पॉल्यूशन फैल चुका है। तो आज जैसे मैंने अपने प्यारे माय स्वीटेस्ट हस्बैंड, मैंने उनको बोला, सुनो जी, मेरी तो जॉब ऐसी, मैं कहीं से भी ले सकती हूँ क्लास। क्या मैं 4 हफ्तों के लिए अच्छी जगह पे एयरबीएनबी लेके मैं और ध्वनि चले जाते हैं, इसकी ऑनलाइन क्लास करा दूंगी, मैं भी ऑनलाइन क्लास कर लूंगी। ठीक है, तो अब इसमें क्या हो रहा है? व्हाट आई एम आस्किंग माय प्यारा स्वीट हस्बैंड कि मैं यहां से माइग्रेट कर जाऊं यहां पे। ठीक है, जिससे कि ज्योग्राफिकल रीजन चेंज हो जाए, ज्योग्राफिकल एरिया चेंज हो रहा है। अब यहां पे आई एम टॉकिंग अबाउट टू चेंज द एंटायर ज्योग्राफी वेयर आई स्टे। ठीक है, यस। हाँ, ध्वनि के पास ऑनलाइन क्लासेस का भी ऑप्शन है। तो यहां पे चेंज हो गई। अब वो कहां पहुंच गई? सीधा मैं पहुंच गई पंजाब। मैंने कहा वहीं पे खेतों में रहेंगे, खेतों में जिएंगे, खेतों की खुशबू, खेतों का खाना, ठीक है, सब कुछ मजेदार। तो अब यहां पे आई एम सेइंग कि आई एम माइग्रेटिंग टू अ डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरिया। अब जब मैं वहां जाऊंगी तो वहां की तरह अडेप्ट करूंगी ना बच्चे, ध्यान से सुनना। अब क्या है? सेम स्ट्रक्चर, यानी सेम गरिमा इज मूविंग फ्रॉम करोल बाग टू पंजाब, सेम गरिमा इज मूविंग टू पंजाब। तो होमोलोगस चल रहा है या एनालोगस? अभी भी होमोलोगस, सेम स्ट्रक्चर, सेम गरिमा इज मूविंग। ऐसे ध्यान दो, सेम गरिमा इज मूविंग, बट अ फंक्शन फिर डिफरेंट है। अब फंक्शन कैसे डिफरेंट है? पंजाब जा रही हो तो खेती भी करनी पड़ेगी, ठीक है, सुबह सुबह लस्सी भी निकालनी पड़ेगी, साग भी बनाना पड़ेगा, शायद चूल्हे की रोटी भी बनानी पड़ेगी। यहां तो ये सब नहीं करना पड़ रहा था। सो अगेन द फंक्शन इज चेंज्ड, नाउ ड्रास्टिकली चेंज्ड। तो यहां पे भी होमोलोगस ऑर्गन है बट ज्योग्राफिकल एरिया डिफरेंट है। सो दिस बिकम्स एन एग्जांपल ऑफ अडैप्टिव रेडिएशन। नाउ दिस, व्हेन आई मूव टू पंजाब, this becomes example of adaptive radiation. Still the organs will be homologous organs. फर्क समझ में आया? तो जब मैं अपने मायके से ससुराल आती हूं तो वो क्या है? क्या है वो है हमारा डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। जब मैं यहां से दिल्ली से पंजाब जाती हूं, दिस इज एग्जांपल ऑफ अडैप्टिव रेडिएशन। यहां पे सेम ज्योग्राफिकल एरिया था, यहां पे डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरिया है। दोनों का रिजल्ट होमोलोगस ऑर्गन है बिकॉज सेम गरिमा इज मूविंग एवरीवेयर। नाउ आई हैव टू अडैप्ट अकॉर्डिंग टू दैट। मेरा फंक्शन चेंज हो रहा है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो अगर मान लीजिए कभी मैं बंगाल भी जा सकती हूँ, मद्रास भी जा सकती हूँ, दैट डिपेंड्स। सो दिस इज अडैप्टिव रेडिएशन। अब क्या हुआ? अब ध्यान से देखना। अब क्या हुआ? यहां पे एक जगह थी बैंगलोर। बैंगलोर में पता है सब लोग जॉब करने जाते हैं, तो पहले मैं भी गई थी जॉब करने। यहां से मैं यहां चली गई, बंगाल के लोग यहां से आ गए, मद्रास के यहां से आ गए, पंजाब के यहां से आ गए। सारे अलग अलग तरह के लोग एक जगह आके जॉब कर रहे हैं। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ कन्वर्जेंट एवोल्यूशन बच्चों, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। सब अलग अलग जगह के बट एक जगह के जॉब कर रहे हैं। दिस इज अ कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। ठीक है, सेम तरह के कंडीशन में अलग अलग तरह के लोग रह रहे हैं।
सबको उतना ही ट्रैफिक मिलेगा, सबको उतना ही पानी मिलेगा, सबको वैसा ही हवा पानी मिलेगा, सब उसके हिसाब से अडेप्ट करेंगे। तो यहां पे कन्वर्जेंट एवोल्यूशन के कारण जो ऑर्गन्स बनते हैं उन्हें हम कहते हैं एनालोगस ऑर्गन्स। क्या कहते हैं उसे? एनालोगस ऑर्गन्स। एनालोगस ऑर्गन्स कौन से होते हैं? डिफरेंट स्ट्रक्चर सेम फंक्शन। ठीक है, डिफरेंट स्ट्रक्चर सेम फंक्शन, सब अलग अलग दिखते हैं। मद्रासी अलग दिखता होगा, मैं अलग दिखती होंगी, बंगाली अलग दिखता होगा, पंजाबी अलग दिखता होगा, बट सबने जाके जॉब वहीं पे करनी है एक ऑफिस में कि अपने कंप्यूटर के आगे बैठो और टक 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 करते रहो, बस। दैट इज हाउ यू विल फॉर्म एनालॉगस ऑर्गन्स। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा एक ब्रॉड पिक्चर। अब हम इन तीनों एवोल्यूशन को डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड से। ठीक है, अभी मैं बस समझाना चाहती थी कि हाउ माइग्रेशन कैन ऑल्सो कॉज एवोल्यूशन, हाउ डिफरेंट एनवायरमेंट कैन ब्रिंग आउट डिफरेंट ऑर्गन्स, डिफरेंट स्ट्रक्चर, डिफरेंट वेरिएशंस। नहीं भी लिखा तो कोई बात नहीं, मुझे तो समझाना था अभी। अब नेक्स्ट स्लाइड से मैं लिखवाऊंगी इसे। तो इसमें पहला कौन सा है? चलो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन पढ़ते हैं। डाइवर्ज करना यानी कि कॉमन पॉइंट से अलग अलग दिशाओं में माइग्रेशन हो रहा है, अलग अलग दिशाओं में माइग्रेशन हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए इनका कॉमन पॉइंट से अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं, तो दे हैव कॉमन एंसेस्टर। क्या बच्चों? दे हैव कॉमन एंसेस्टर। सो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन शेयर्स कॉमन ancestors. This represents true evolution. True evolution है. This divergent evolution occurs in same geographical area and results in formation of homologous organs. Homologous organs have same morphological structure but different function. डिफरेंट फंक्शन क्यों? क्योंकि डिफरेंट एरिया में है। एग्जाम्पल, important for NEET, most repeated question. First, forelimbs of cheetah. Cheetah के forelimbs are for running. Whale, whale के forelimbs is for swimming. Humans, humans के is for holding. Bat for flying. तो अगर आप देखेंगे चीता, वेल, ह्यूमंस, बैट, चारों के चारों क्या है? मैमल्स है। चारों के चारों क्या है? मैमल्स, यानी कि इन सबका कॉमन इंसेस्टर है, तभी दे ऑल आर मैमल्स, सबके सब। सेकेंड एग्जाम्पल, थॉर्न्स ऑफ
बोगनवेलिया and tendrils of cucurbita, यानी कि आपकी कुकुम्बर फैमिली, क्यूकरबिटेशी। थॉर्न्स का काम क्या है? प्रोटेक्शन। टेंड्रिल्स का काम क्या है? क्लाइंबिंग। बट ये दोनों क्या है? थॉर्न्स और टेंड्रिल्स दोनों है मॉडिफाइड एक्सिलरी बड, दोनों मॉडिफाइड एक्सिलरी बड है। ये पीवाई क्यों रह चुका है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वर्टिब्रेट हार्ट एंड ब्रेन। आप कहेंगे मैम सेम स्ट्रक्चर डिफरेंट फंक्शन कैसे है? स्पेशलाइजेशन बच्चों, आपका दिमाग और बिल्ली का दिमाग ऑफ कोर्स डिफरेंट रहेगा, सेम नहीं रहेगा, बेस्ड ऑन स्पेशलाइजेशन। नेक्स्ट, बायोकेमिकल और मॉलिक्यूलर होमोलॉजी। Structure of molecules can be same, but their function can be different. ठीक है? Now here, structures of molecules can be same, but functions are different. अब समझ में आया सबको? स्टोरी समझा दी, अब बस मैं लिखवा रही हूं एग्जाम्पल्स। तो इन सबकी 4 लिम्ब का स्ट्रक्चर सेम है, बट सबके आप देख रहे हैं फंक्शंस अलग है ना? नेक्स्ट, सेकंड, कन्वर्जेंट evolution, which is the opposite of divergent evolution. यहां पे अलग अलग जगह से लोग आ रहे हैं एक जगह पे। डू दे हैव कॉमन एंसेस्टर? डायग्राम देख के आप खुद ही बता सकते हैं। दे डोंट हैव, डू नॉट शेयर कॉमन एंसेस्टर। अलग अलग जगह से आ रहे हैं ना। This convergent evolution results in formation of analogous organs. Analogous organs क्या होते हैं? Which have different morphological structures but same function. Example on next slide.
सीमा के घर जाने को कह रही है, ले जाऊं क्या इसको? हाँ ले जाओ। तुमने सुन लिया क्या? बड़े बदमाश हो, बहुत बदमाश भाई। इनके कान नाक गले सब यहीं सेट है भाई। अब घर वाले मैसेजेस आई कांट इग्नोर ना। ये फिर माइक निकल गया। आज बच्चों का एक होमवर्क है, फाइंड अ वायरलेस माइक विच इज 2000 रुपीज एंड इट वर्क्स वेरी गुड। 5 स्टार रेटिंग वाला। सर्च एंड टेल मी। एक ना एक तो गैजेट गुरु पक्का होगा मेरे चैट सेक्शन में, जिसका काम होगा घर में गैजेट्स ढूंढ ढूंढ के सबको बताना। चलो भाई एग्जाम्पल पे आते हैं इसके। पहला एग्जाम्पल, ओके, वी हैव पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो। पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो, आलू और शकरकंदी। ठीक है, दोनों के स्टोरेज 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 करते हैं किसका? फंक्शन सेम है, स्टार्च का, बट ये मॉडिफाइड स्टेम है और ये मॉडिफाइड रूट है, तो स्ट्रक्चर अलग हो गया ना। मैम लाल किला चले जाओ, लाजपत नगर। अगर इतना ही काम करना होता ना, तुम रहने दो, तुमसे काम नहीं हो, तुम बोलो ना आगे से, मैं ढूंढ लूंगी। राय मत बांटो, घर बैठे बैठे आना चाहिए 2000 रुपए में 5 स्टार रेटिंग वाला, और जरूर ऐसा पीस मिलेगा। तुम लोगों को खर्च करने की गंदी लत पड़ी हुई है ना पैसे। फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन। पेंगुइन क्या है? बर्ड है। एंड डॉल्फिन, डॉल्फिन क्या है? मैमल है। दोनों का ओरिजिन डिफरेंट है, बट फ्लिपर का काम सेम है। ठीक है, रहने दो बेटा, रहने दो। मैं गफार के पास रहती हूँ, तुम मुझे मत बताओ कि 2000 का तुम रोड वाला लाओगे। आई लिव नियर गफार मार्केट, आई नो व्हाट आर द रेट्स। ये देखो एक बच्चे ने मुझे मैसेज करके भेज भी दिया। हाय दैया, आई ऑफ ह्यूमन एंड ऑक्टोपस। देखो आंखों का काम तो देखना ही है, बट स्ट्रक्चर अलग होता है। नेक्स्ट, विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बैट। बैट के विंग्स में हड्डियां होती है, बटरफ्लाई का काइटिन से बना होता है। नेक्स्ट इसमें आएंगे एवोल्यूशन में, थर्ड जो सबसे बड़ा टाइप ऑफ डाइवर्जेंट एवोल्यूशन है, दैट इज अडैप्टिव रेडिएशन। मैम 700 रुपए का है मात्र। होमवर्क होता है क्लास के बात करने वाला, नालायक कहीं के, क्लास में बैठ के होमवर्क कर रहे हैं। इतने एवोल्यूशन से बोर हो चुके हैं कि एक प्रोजेक्ट दिल पे ले लिया बिल्कुल इन गधों ने, कि चलो मैम ने कुछ नया प्रोजेक्ट दिया, लेट्स डू दैट गाइस, लेट्स डू दैट। मैम मीशो पे 120 का है, आइडियल गर्ल यानी कि आइडियल सामान, आइडियल प्राइस, विल गो विद 120 रुपीज माइक। ओके गाइस, सो क्या था अडैप्टिव रेडिएशन? व्हेन ऑर्गेनिजम्स radiates into different geographical areas
and adapts accordingly for survival. ये मत सोचना क्लास जल्दी खत्म होगी, बहुत सारे एविडेंसेस बचे हैं अभी, सब करा के भेजूंगी, बायोजोग्राफिकल, एम्ब्रोलॉजिकल, उसके बाद आज जाके क्लास ओवर होगी। ना 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 ना, कोई कल पल नहीं, आज ही होगा सारा, एविडेंसेस आज ही होंगे। जिनको कल करना है वो जा सकते हैं। नमस्ते। अब इसके एग्जाम्पल दिए भाई, इसका पहला एग्जाम्पल आया डार्विन फिंचेस। अडैप्टिव रेडिएशन का पहला एग्जाम्पल कौन सा निकल के आया? डार्विन फिंचेस। कौन से आइलैंड पे थी डार्विन फिंचेस? गैलापागोस आइलैंड पे। यहां पे देवर ओरिजिनली सीड ईटिंग। ओरिजिनली क्या थी? ओरिजिनली ये थी सीड ईटिंग बर्ड्स, ये सब सीड खाती थी। धीरे धीरे इस आइलैंड पे सीड कम होने लगे, कंपटीशन बढ़ने लगा, तो कुछ चिड़ियाएं कहती चल चल हम दूसरी जगह चलते हैं, तो वो दूसरे आइलैंड पे चली गई। वहां जाके इन्होंने पाया कि वहां तो सीड है ही नहीं, वहां तो सीड है ही नहीं, वहां पे तो इंसेक्ट है। तो वो कहती सीड छोड़, इंसेक्ट में प्रोटीन है, ये खाएंगे आज से। तो वो क्या बन गई? इंसेक्टिवोर। वो बन गई इंसेक्टिवोरस बर्ड्स, इंसेक्ट खाने लगी। कुछ चिड़ियाएं यहाँ पे दादागिरी से परेशान होके ये भी कहां चली गई? दूसरे आइलैंड में चली गई। वहां इन्होंने कहा कि यहाँ पे तो सिर्फ फ्रूट्स है। कहती कोई नहीं, हम फलाहार बनेंगे, अब से हम सिर्फ फल खाएंगे, हम भगवान के दूत बनेंगे। ठीक है, तो ये वाली क्या बन गई? फ्रूट ईटर्स। फ्रूट ईटर्स। कुछ चिड़ियाएं यहाँ की दादागिरी से परेशान होके कहां चली गई? एक और आइलैंड में चली गई। वहां कहती मेरी किस्मत में शायद कांटे लिखे हैं, तो गाना गाने लगी। काटे नहीं कटते दिन और रात, कहनी थी तुमसे एक ही बात, खाऊंगी मैं कैक्टस। ठीक है, तो ये क्या बन गई? कैक्टस ईटर्स। कैक्टस ईटर्स बन गई। कहती कोई नहीं, खा लेंगे, अगर हमारे जीवन में कैक्टस खाना लिखा है तो हम खाएंगे, रोक के दिखाओ आप। ठीक है, फिर कुछ चिड़ियां यहाँ की दादागिरी से परेशान होके ऐसी जगह चली गई जहां दिन भर बस वुड के अंदर छेद करो, उसके अंदर वर्म्स मिलते थे, तो दे बिकम वर्म ईटर्स। दे बिकेम वर्म ईटर्स, वर्म्स खाने लगी, वर्म ईटर्स। ठीक है बच्चों, अब कुछ क्या करती थी, दिन भर टाइम पास करने के लिए, आईपैड नहीं था, मम्मी ने आईपैड नहीं दिलाया, तो दिन भर क्या टक 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 वुड खाने लगी, वुड ईटर्स। अब जब ये हुआ पूरा एवोल्यूशन, तो दो तरह के चेंजेस देखने को मिले, जैसा खाना वैसी चोच। ठीक है, जैसे कि मान लो आज दीप्ति जो है एक बहुत महंगे रेस्टोरेंट में गई है, ठीक है, जहां पे लोग डोसा भी खा रहे हैं फोक और नाइफ से। वैसे दीप्ति को आता नहीं है, बट फिर भी वो खाने की कोशिश कर रही है। हाँ, डोसा खा रहे, दिख नहीं रहा क्या? अरे आप 1 घंटे से वही पीस खा रही है, अरे कटेगा तब ना खाएंगे, नालायक, निकले यहां से। चलो चलो, ठीक है बच्चों। अब फिर उसी समय दीप्ति को उसके पापा ले गए एक अच्छे से टपरी पे चाय की। ठीक है, अब पता है उसको कि चाय की टपरी पे कोई जज नहीं करेगा। उसने चाय ली, मट्ठी तोड़ी, भिगोई, और अब आया पापा स्वाद। जब तक हाथों के स्वाद नहीं लगता, बाय गॉड स्वाद नहीं आता पापा। ठीक है, तो जैसी जगह वैसा ही भेस। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ कि अगर उसे कैक्टस खाना है तो उसकी चोंच अलग होगी, अगर उसे फ्रूट खाना है तो चोंच अलग होगी, अगर उसे इंसेक्ट खाना है तो चोंच अलग होगी। तो सबसे पहले पैटर्न ऑफ बीक वर डिफरेंट। तो एक क्या डिफरेंस देखने को मिला हमें? पैटर्न ऑफ बीक, जैसा खाना वैसे बीक का पैटर्न, कोई चोचीली, कोई तिरछी, कोई मोटी, ऐसे। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे।
दूसरा क्या देखने को मिला, अब जब दीप्ति बहुत महंगे रेस्टोरेंट में जा रही है तो अच्छा वाला कपड़ा पहन के जाएगी, जाएगी नहीं जाएगी, जाएगी ना, यस, बड़े वाला कपड़ा पहन के जाएगी, बिल्कुल महंगा वाला, ठीक है। अब वहीं चाय की टपरी पे पजामा पहने, पता है कितने इज्जत वाला चीज पहने हैं, पजामा पहन के जा रहे हैं, वरना इतनी इतनी निक्कर है मेरे पास, वो तो आप घर पे इसलिए शर्म कर रही हूँ मैं, वरना मैं निक्कर में जाती हूँ चाय पीने नीचे, देखते रहे लड़के और नहीं, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे जो इनके फेदर के कॉन्ट्यूरिंग पैटर्न थे, इवन वो भी डिफरेंट थे, ठीक है। कुछ में ब्लैक ज्यादा था, कुछ में ब्राउन ज्यादा था, कुछ में व्हाइट ज्यादा था, ऐसे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है। सो फेदर कॉन्टूर डिफरेंट, ये भी डिफरेंट था अकॉर्डिंग टू आइलैंड। तो दो चीजों में फर्क आना दिखता रहा जैसे जैसे माइग्रेशन चलता रहा, ठीक है बच्चों। अब एक और एग्जाम्पल करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। backless star, Jungi marry me? Who's Jungi? Jungi कौन है? अच्छा BTS है क्या? Jungi। अच्छा बेटा, बेटा शादी में हमको जरूर जरूर बुलाना, चाहे युंगी के साथ हो लुंगी के साथ हो, हमको जरूर बुलाना शादी में। चलो आप सेकंड एग्जाम्पल करेंगे मार्सुपियल्स का। मार्सुपियल्स जिन्हें हम कहते हैं मेटाथीरियंस, या इनको हम कहते हैं पाउच्ड मैमल्स, जो हमें कहां मिलते हैं, ऑस्ट्रेलिया में, जैसे आपका कंगारू, ठीक है। ये सब और एक्टिवेट हो जाते हैं। मैं एक चीज बोलूंगी, ये अपना आगे से जोक को खींचते रहते हैं ये, यस। चलो आ जाओ, ये क्या है, हमारे कॉमन एंसेस्टर। इन सबके कोई कॉमन एंसेस्टर होगा जिसका नाम हमें नहीं पता और ना ही एनसीईआरटी को पता। जब एनसीईआरटी को कुछ नहीं पता रहता तो कॉमन एंसेस्टर लिख देती है, ठीक है। अब यहां से बहुत तरह के निकल के आए, अलग अलग तरह के मार्सुपियल्स, जैसे शुगर ग्लाइडर, जैसे निकल के आया आपका वुम्बैट, जैसे यहां से निकल गया आपका टस्मानियन वुल्फ, और क्या निकल गया है, टस्मानियन टाइगर कैट, हाँ ये भी बिल्कुल सही है, बैंडेड एंटीटर, टाइगर कैट, बैंडेड एंटीटर, ये सब आपके मार्सुपियल्स हैं। कैंगरू, कोआला बेर, हाँ भाई, और टस्मानियन कैट, बिल्कुल सही, यस यस, मार्सुपियल रैट, बैंडिकूट, और भी बचेगा कुछ, मार्सुपियल मोल, हाँ ठीक है भाई, हाँ सारे हो गए, बस 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 बस, थामा थामा, बस हो गए हो गए हो गए हो गए। तो अब यहाँ पे सेम फंक्शन क्या है, अब इन सबके सेम फंक्शन क्या है कि ये सबके सब पाउच्ड मैमल्स है, प्लेसेंटल मैमल्स नहीं है ये, ठीक है, यस। अब यहाँ पे कन्वर्जेंट एवोल्यूशन की एक टेबल बनाई है जो एनसीईआरटी ने बनाई है, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन की टेबल। इस टेबल को आप बहुत अच्छे से समझेंगे जब मैं बायोज्योग्राफिकल एविडेंस समझाऊंगी, इसके बाद फिर आप इस टेबल को पूरा समझ लेंगे। मैम लर्न करना है ना ये, नहीं अनुष्का बेटा,
जब आपके पास नीट का पेपर आ जाए तो मुझे बता दें, मैं बच्चों को बता दूंगी कि बेटा सिर्फ यही पढ़ के जाना है। ठीक है अनुष्का बेटा, दे देना। हाँ क्या हो गया, सीटें तो 50,000 है, यहाँ बच्चे कितने हैं, सबका सिलेक्शन हो भी गया तब भी सबको एक एक सीट तो मिल ही जाएगी, है गधो? अभी टेलीग्राम पे जा जाके 20-20 लाख खर्च करते हो, बैच लेते वक्त देखते हो कौन 100 रुपए सस्ता है और मुझे बताते हो कि मैं बनी आऊं। मैम टीसी मैम ने भी 2 आवर कर लिया। मैम हम सेल्फ स्टडी कब करें? अच्छा बेटा, अच्छा जीनत 2 घंटे फिजिक्स, 2 घंटे केमिस्ट्री, 2 घंटे बायो, 6 घंटे। इसके बाद हम कब सेल्फ स्टडी करें? आपके घर की घड़ी में से 12 ही घंटे हैं क्या है बेटा? चलो आ जाओ। अब कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, पहले मैं इसका टेबल बनवा देती हूँ, ठीक है, फिर उसके बाद करेंगे। देखो, प्लेसेंटल मैमल्स, एक तरफ लिखेंगे और एक तरफ हम लिखेंगे मार्सुपियल्स। इसकी टेबल है, ठीक है। इस टेबल को मैं अभी नहीं करवाऊंगी, इस टेबल को मैं पहले एविडेंस समझाऊंगी फिर बताऊंगी, ठीक है। तो ये वाला पार्ट मुझे बता देना है, मेरे को लिखवाना है, भूल ना जाए हम। नेक्स्ट एविडेंस कौन सा चल रहा है हमारे? ये अडेप्टिव वाले की क्या था नंबर? एफ चल रहा है ना, ई एफ जी। अब जी पे चलेंगे। जी है हमारा बायो ज्योग्राफिकल एविडेंस। छोटा सा है, ज्यादा बड़ा नहीं है। इसके लिए मुझे एक वर्ल्ड मैप बनाना पड़ेगा भाई, जो बहुत ही कठिन है बनाना। अब सब बच्चे कुछ लिखेंगे नहीं, अब सिर्फ सुनेंगे। मैम स्पेस कितना छोड़ना है? छोड़ दो, 10-15 लाइनें छोड़ दो। अभी तुम इतना रो रहे हो, जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब भी तो पूरा टाइम ही है प्रैक्टिस का। कहना नहीं चाहिए, बाकी के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनका सिलेबस मार्च में कंप्लीट हो रहा है, तुम्हें तो पता ही होगा, तुम्हारे साथी होंगे आधे तो। तुम्हें तो हमसे ज्यादा पता रहता है कब किसका सिलेबस कंप्लीट हो रहा है। 11th पढ़ रहे हैं, रेस्पिरेशन पढ़ा रहे हैं बायो में अभी। रेस्पिरेशन सोच रहे हो तुमने कब रेस्पिरेशन खत्म कर दिया है, उसका एग्जाम दे दिया है। रेस्पिरेशन चल रहा है क्लास 11th का, जबकि वहां पे बॉटनी जुओलॉजी का टीचर अलग होता है, बायो में एक टीचर नहीं होता। अब आप कहेंगे कि मैम वो ज्यादा पढ़ाते हैं, नोट्स कंपेयर कर लो, खुला ऑफर है, नोट्स कंपेयर कर लो, आराम आराम से देख लो स्पीड। ऐसा तो नहीं स्लाइड बना के लाते पढ़ाने के लिए, स्पीड करने के लिए, सब एक एक चीज लिखवाते तुम्हें। तो अब बताओ, फिर भी सिलेबस मार्च में अगर किसी बच्चे का सिलेबस कंप्लीट हो रहा है तो वो इसका सिलेक्शन ले ही नहीं सकता, नॉट पॉसिबल। जिस बच्चे का सिलेबस 3 स्टेप बताए थे ना कल की वीडियो में, सिलेबस, प्रैक्टिस, पीवाईक्यू मॉड्यूल एंड मॉक टेस्ट, जो ये तीनों स्टेप करके जाएगा उसी का सिलेक्शन होगा। चाहे कितने टॉपर की वीडियो देख लो, कितने ही लोगों से बात कर लो जिनका सिलेक्शन हो चुका है, ये 3 स्टेप उसने जरूर किए होंगे। इन 3 स्टेप के बिना आप सिलेक्शन नहीं ले सकते। आप क्वालिफाई कर सकते हैं, आप फिर वही 500 450 के स्कोर में अटक सकते हैं, बट एक होता है ना कि एक ऐसा नंबर कि मेरा मेडिकल सीट कंफर्म है काउंसलिंग में, उस नंबर पे आप नहीं जा पाएंगे। कम से कम 80 मॉक टेस्ट आपको लगाने हैं फुल सिलेबस, दिन के भी 2 लगाओगे तो कितने हो गए महीने के? 60। यानी कि आपको कम से कम नहीं तो 40 दिन तो चाहिए अपने मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस के लिए। 40 दिन फ्री चाहिए फुल सिलेबस की, 40 दिन वो, प्लस आपने क्या करना है, एक बार फिर से रिवाइज करोगे क्रैश कोर्स में, उसके 40 दिन,
चाले 80 दिन तो यही चाहिए, रिवीजन, फुल सिलेबस, मॉक टेस्ट, पीवाईक्यू और मॉड्यूल्स आप अभी कर रहे होंगे डिटेल थ्योरी के साथ। बताओ, तो कम से कम नहीं तो आपको 3 महीने तो ऊपर चाहिए ना सिलेबस के बाद। कैसे कर लोगे आप मार्च के बाद? मार्च अप्रैल एग्जाम, सिंपल सा मैथ्स है, सिंपलेस्ट मैथ्स है। अब इसमें क्या होता है, कभी आप बीमार पड़ गए, कभी कुछ XYZ हो गया, तो 5-6 दिन तो ऐसे ही निकल जाते हैं, पता ही नहीं चला। चलो कभी मन नहीं हो रहा, कभी ऐसा हो रहा है, नहीं होती इतनी एफिशिएंसी यार कि हर दिन आप 2 मॉक टेस्ट दे रहे हो, ऐसा नहीं होता, इतना कंसिस्टेंट कोई ह्यूमन नहीं है, वी आर नॉट रोबोट्स। तो कम से कम ऊपर नीचे लेकर चलोगे, चलो 90 दिन भी लिए तो 3 महीने तो है ही है 3 महीने तो, इस दो आप इग्नोर कर ही नहीं सकते। फिर यही तो चाल है ना, सिलेबस लेट कराएंगे, ठीक है। फिर बच्चे का सिलेक्शन हुआ नहीं, तभी तो नेक्स्ट ईयर। अगर आप बच्चों को ढंग से डेडिकेटेडली टीचर लग कर पढ़ा दे, सब भूल भाल के, उसका आप दिसंबर तक करा दो, देख लो आपका सिलेक्शन रेशो कितना बढ़ जाएगा। क्यों नहीं बढ़ेगा बच्चे का? अगर बच्चा डेडिकेटेड भी है, मैं ये नहीं कह रही कि हमने सिलेबस कंप्लीट कर दिया तो हमारे सारे बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा। अभी आपको मेहनत करनी है बच्चों, अभी यू हैव टू वर्क हार्ड। अभी तो आपने सिर्फ स्टेप 1 किया है, यू हैव टू डू स्टेप 2, यू हैव टू डू स्टेप 3। उसके बाद मैं कह रही हूं कि यू विल क्लियर द नीट, फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। अभी हम सिर्फ स्टेप 1 पे हैं, वो भी 70% पे, 30% अभी उसका भी बचा है, ठीक है बच्चों। तो इसलिए प्लीज ट्राई टू वर्क हार्ड। चलो आ जाओ। तो बायोजियोग्राफिकल एविडेंस है, बड़ी अच्छी स्टोरी है, चलो मैं तुम्हें बताती हूँ। तो बेटा जब धरती का निर्माण हुआ तो धरती पर एक लैंड का गोला था। ये जो एक लैंड का गोला था इसे हम कहते थे पैंजिया। क्या कहते थे इसे? पैंजिया। इसके नीचे बहुत सारी टेक्टोनिक प्लेट्स थी। क्या थी? टेक्टोनिक प्लेट्स, जो हिलती डुलती रहती है, जिसके कारण अर्थक्वेक आते रहते हैं। क्या थी इसके नीचे? टेक्टोनिक प्लेट्स। ये टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में लड़ती थी, जिसे हम कहते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। क्या कहते हैं उसको? ड्रिफ्ट। अब ये टेक्टोनिक प्लेट्स में इतनी ज्यादा हलचल होने लगी कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हो गया, यानी कि ये पूरा टूट गया 2 हिस्सों में। एक ऊपर का हिस्सा बना और एक नीचे का हिस्सा बना। जो ऊपर का हिस्सा बना उसे हमने कहा लॉरेशिया, और जो नीचे का हिस्सा बना उसे हमने बोला गोंडवाना लैंड। ये 2 हिस्सों में टूट गई हमारी पूरी धरती, बंटवारा हो गया, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद फिर से ड्रिफ्ट हुआ, फिर से लड़ाई हो गई। अब जब लड़ाई हुई तो ये दोनों लैंड 7 हिस्सों में टूट गए। ये बन गया नॉर्थ अमेरिका कनाडा वाला रीजन, ये बन गया आपका साउथ अमेरिका वाला रीजन, ब्राजील अर्जेंटीना वाला, मेक्सिको वाला, ठीक है। यस। फिर उसके बाद ये बन गया आपका पूरा ग्रीनलैंड, आइसलैंड, यूरोप वाला हिस्सा, और इससे नीचे ये आपका बन गया पूरा साउथ अफ्रीका वाला हिस्सा, ठीक है बच्चों। यहां पे आपके छोटे छोटे और अंटार्कटिका फंटार्कटिका आर्टिक। फिर उसके बाद यहां से छूता हुआ आपका बन गया ये है रशिया, पूरा ये आपका रशिया बन गया, ठीक है। और रशिया के बीच में ये सारा आपका सोवियत यूनियन के पार्ट, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, मंगोलिया, ये पूरा मंगोलियन रीजन बन गया। ये आपका बन गया इंडिया, ये चाइना, यहाँ पे आपका जापान, ताइवान, ये सब बन गया। और नीचे एक अलग से बन गया, दिस इज कॉल्ड एज ऑस्ट्रेलिया। तो इस तरीके से बन गया आपका पूरा वर्ल्ड मैप, यानी बन गया आपके 7 कॉन्टिनेंट्स, ठीक है। कितने बन गए आपके? 7 कॉन्टिनेंट्स। इन 7 कॉन्टिनेंट्स को अल्फ्रेड वालेस ने स्टडी किया। तो ये जो पूरा बायोजियोग्राफिकल एविडेंस है, जो पूरी स्टडी है, किसने की थी बच्चों? इट वाज अल्फ्रेड वालेस। अल्फ्रेड वालेस gave biogeographical evidence.
इस बायोजियोग्राफिकल एविडेंस के हिसाब से इन्होंने एंटायर अर्थ was divided into 6 realms. सिक्स रेंस में डिवाइड कर दिया पूरे धरती को, 6 हिस्सों में डिवाइड कर दिया धरती को। ठीक है, वो धरती के कौन से 6 हिस्से थे, चलो आओ वो बताते हैं हम आपको। ओरिएंटल, ठीक है, अब तो मुझे भी याद नहीं है, पहले पढ़ाती थी ये सब। ये नियो आर्टिक था, फिर होलो आर्टिक बना, पेली आर्टिक, चलो वो तो मुझे भी नहीं पता, अब याद भी नहीं। ओरिएंटल वगैरह, इथोपियन, ये सब चीजें थी। तो 6 रेल्म्स में डिवाइड किया। अब इन 6 रेल्म्स में इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा स्पीशीज का। ठीक है, ही स्टडीड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीशीज। तो पहले ये लेकर आए डिसकॉन्टिन्यूअस स्पीशीज डिस्ट्रीब्यूशन। ये पूरा वर्ल्ड मैप बनाना है, बिल्कुल बनाना है, क्यों नहीं बनाना है? मैंने बनाया तो तुम क्यों नहीं बनाओगे? हैं? ज्यादा नाजुक खाते तुम्हारे मेरे से भी, काम तो कुछ करते नहीं हो। चलो अब देखो इधर, इन 6 रेल्म्स में क्या क्या इन्होंने पढ़ा। इन्होंने पढ़ा कि जो एलिगेटर्स क्रोकोडाइल के और खतरनाक वर्जन होते हैं, बदतमीज होते हैं इन शॉर्ट। ठीक है, जैसे घर का छोटा बेटा, यस, उसके हिसाब से दुनिया मेरे ठुड पे, वैसे ही बिल्कुल एलिगेटर, बिल्कुल एलिगेटर। अगर क्लास में कोई छोटा लड़का है घर का सबसे, तो प्लीज ऑफेंड मत होना, हाँ, थोड़ा सा सच्चाई ही बताइए मैम। छोटी बेटी तो प्रिंसेस होती है भाई, वो काम कर लेंगी तो वो तो गल ही जाती हैं, उनके बारे में तो तुम छोड़ ही दो, वो गल जाती हैं। अच्छा सॉरी, टॉपिक से भटका देते हो जब देखो। तो सबसे पहले क्या इसमें, एलिगेटर। अब जो एलिगेटर का डिस्ट्रीब्यूशन है भाई, इन्होंने क्या देखा भाई, बीच में तो है नहीं, या तो चाइना में मिल रहा है एलिगेटर, या वो यूएस में मिल रहा है, बीच में कहीं है ही नहीं। इससे क्या पता लगता है कि पहले ये सब जुड़ा हुआ था आपस में, फिर टूट के अलग हो गया। ठीक है, तो एलिगेटर वाज फाउंड इन यूएस एंड चाइना। बीच में कहीं मिल ही नहीं रहा है भाई, मिल ही नहीं रहा है। सोचो, मिडल है मैं, हम तो कोई इज्जत नहीं है। हाँ, ये बात भी बिल्कुल सही है। अब आते हैं एलिफेंट्स। एलिफेंट्स आपको कहां मिलते हैं, इंडिया में और अफ्रीका में, बीच में कहीं मिल ही नहीं रहे हैं भाई, अफ्रीका एंड इंडिया में। ये देखिए, या तो यहां मिल रहे हैं एलिफेंट, या आपको यहां मिल रहे हैं, इन सब जगहों पे मिल ही नहीं रहे हैं, डिसकॉन्टिन्यूअस। यानी पहले साथ होता था इंडिया और अफ्रीका। ठीक है, फिर क्या हुआ, इनकी जनानियों के बीच में लड़ाई हो गई, वहां की तगड़ी थी, यहाँ की कमजोर थी, यहाँ वाली आवाज नहीं उठा पा रही थी, कहे हम तो अलग जाके रहेंगे, हमको इनके साथ रहना ही नहीं है। एक लपड़िया थी, वहां जाके गिर जाती हूं मैं ना, हमको ऐसी जेठानी चाहिए ही नहीं, आप चलिए यहां से, तो बस चले गए दूर देश। यस, घर घर की लड़ाई, हर जगह घर घर की लड़ाई। तीसरा कौन से, कैमल एंड लामा। कैमल एंड लामा, लामा छोटे छोटे ऊंट होते हैं, बकरी से बड़े, ऊंट से छोटे, लामा कहते हैं उन्हें। ये कहाँ मिलते हैं, इंडिया, अब सहारा डेजर्ट में भी मिलते हैं, बिल्कुल सही है, यूएस में भी मिलते हैं। आई डोंट हैव जेठानी। अब इसमें इन्होंने एक और बात की, वो बात कौन सी थी, रिस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन की। एक और कौन सी बात की, रिस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन। ये कहते हैं कुछ ऐसे स्पीशीज है जो एक ही जगह मिलते हैं भाई लोगों, एक ही जगह मिलते हैं, और कहीं मिलते ही नहीं है। जैसे मार्सुपियल्स,
ये कहाँ मिलते हैं? सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में। बड़े भाई की बीवी को बेटा जेठानी बोलते हैं, ठीक है बेटा? कोई नहीं, मैं आपको ये सब भी सिखा दूंगी, मेरा काम तो सिखाना ही है, कुछ भी सिखाओ बच्चों को। परिवार कैसे चलाना है, सबकी आप गाइडेंस ले सकते हैं, बिल्कुल ना शर्माएं। डन? अब देखो बच्चे, अब यहाँ पे एक स्टोरी बची है जो मुझे उस टॉपिक के लिए समझानी है, ठीक है? वो स्टोरी चलो कल बताई जाएगी, अब कल बताती हूँ। एविडेंसेस में बस हम हमारा बच्चा एम्ब्रियोलॉजिकल जो 5 मिनट का है। कल हम शुरू करेंगे लेमार्किज्म, विल डू थियरी ऑफ जर्म प्लाज्म, विल डू डार्विनिज्म, सबसे बड़ा टॉपिक है ये तो। नेचुरल सिलेक्शन पूरा करा दूंगी कल, एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन भी पूरा करा दूंगी। मैल्थस थ्योरी, नियो डार्विनिज्म, डिवरीज, हार्डी विनबर्ग। 3 क्लास चाहिए मुझे इस चैप्टर को कराने में, अभी ये हफ्ता लगेगा बच्चे, 4 में तो नहीं हो पाएगा, 3 से 4 क्लास अभी लग सकती है। ठीक है, अभी लग सकती है ये हफ्ता, उसके अगले हफ्ते वी विल डू ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ठीक है बच्चों, टेस्ट सिलेबस वगैरह सब मैं टीजी पे इन्फॉर्म करती हूँ, जब मेरे से पूछेंगे तब मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, चल बाय बाय।